नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीप स्टोरी टेलर चैनल। यहां आपको मिलती हैं सबसे डरावनी और सच्ची लगने वाली कहानियां। अगर आप भी हॉरर कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सा हिस्सा आपके रोंगटे खड़े कर गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी दास्तान। सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा था। कालेश्वर गांव से लेकर शहर तक का रास्ता जैसे किसी ने ठहर सा दिया हो। अजय अपने पुराने ट्रक कालाधन के साथ उस सुनसान रोड पर जा रहा था। रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। ठंडी हवा से पेड़ों की शाखाएं खड़क रही थीं और दूर कहीं से एक काला कुत्ता भौंकता सुनाई दे रहा था। अजय की आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उसे आराम करने का मौका नहीं था। उसके पीछे उसकी जिम्मेदारियां थीं, पत्नी, बच्चे और वह छोटी सी झोपड़ी जो अभी भी बिल्कुल पुरानी हालत में थी। इसीलिए वह हर हाल में काम पूरा करके लौटना चाहता था। तभी रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। अचानक हवा के बीच से एक अधूरी आवाज फुसफुसाई, रुक जा, लौट जा। अजय ने पलट कर देखा, लेकिन रास्ता खाली था। उस आवाज में कुछ ऐसा था कि खून जमा देता। ट्रक की हेडलाइट्स भी कुछ पल के लिए बुझ गई और फिर जैसे कोई छाया सड़क के किनारे चलती हुई गुजर गई। अजय के हाथ कांपने लगे, पर उसने गहरी सांस लेकर गियर बढ़ाया। नहीं, डर के आगे झुकना नहीं, उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी आवाज में कंपी थी। आगे बढ़ते हुए अजय को यह एहसास होने लगा कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और खौफनाक रात बनने वाली है। अजय के दिमाग में अब भी वह अधूरी आवाज गूंज रही थी। रास्ते की खामोशी में अचानक आई वह फुसफुराहट, जैसे कोई छुपा हुआ सच खोल देना चाहता हो। जब वो शहर पहुंचा तो उसने अपने पुराने दोस्त मनोज काका से मिलने का फैसला किया, जो गांव में सब कुछ जानता था। मनोज काका के घर के बाहर हल्की सी धुंध छाई हुई थी। अजय ने अपनी बात बताई तो काका के चेहरे पर चिंता साफ दिखी। उन्होंने बताया कि यह रास्ता सालों से बदनाम है। करीब 10 साल पहले उसी रास्ते पर एक बड़ा हादसा हुआ था। एक ट्रक पलट गया था और चालक समेत कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। उस दिन से लोग कहते हैं उस ट्रक की आत्मा अभी भी उस सड़क पर भटकती है। जो भी रात के वक्त वहां से गुजरता है उसे अपनी आंखें और कान बचाने पड़ते हैं। काका ने गंभीर होकर कहा। अजय की ठंडी रुझुनी बढ़ गई, लेकिन कान की मजबूरी ने उसे रोक नहीं पाया। उसने मन ही मन तय किया, चाहे कुछ भी हो वह उस रास्ते से रोज गुजरता रहेगा और जो कुछ भी है उसका सामना करेगा। अगली रात अजय फिर से अपने ट्रक कालाधन में बैठा, सड़कों की उजड़ी हुई चकाचंद में खोया हुआ। हवा में कुछ अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुरानी राख की जो अभी अभी जल चुकी हो। जैसे ही वह उस कुख्यात हिस्से पर पहुंचा, उसके ट्रक की ब्रेक अचानक फेल हो गई। ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे झाड़ियों के पास रुक गया। अजय ने तुरंत इंजन बंद किया और बाहर निकलकर देखा। हवा में ठंडी फुसफुराहटें फिर से गूंजने लगी। तभी उसने सड़क के किनारे एक धुंधली परछाई देखी, एक महिला की, जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थीं। वो धीरे धीरे अजय की तरफ बढ़ रही थी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने जेब से माचिस निकाली और तेजी से आग जलाई। परछाई अचानक गायब हो गई और हवा फिर से शांत हो गई। क्या यह सच में कोई आत्मा थी? अजय ने खुद से कहा, या फिर उसकी आंखें मेरी थकान का भ्रम थी। लेकिन उसकी हिम्मत टूट नहीं पाई। उसने ट्रक स्टार्ट किया और सड़क पर वापस आ गया, मगर उसकी सोच में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो अकेला था उस सड़क में? अजय ने अपने दोस्त मनोज काका से उस रात की घटना बताई। काका की बातें सुनकर अजय को समझ आया कि यह सिर्फ हादसे और आत्माओं की कहानियां नहीं थी, यह उस इलाके का काला सच था। काका ने बताया, कालेश्वर गांव के आसपास के जंगलों में कई बार गायबियां हुई हैं। लोग कहते हैं कि वहां एक भटकती आत्मा है, काल रात्रि। वो अपनी मौत का बदला लेने आई है। जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसे अपने जाल में फंसा लेती है। अजय को अब और भी डर लगने लगा, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं इस कहानी को सच मानूं या नहीं, मुझे काम खत्म करना है। वो उस रात फिर से ट्रक लेकर निकला, लेकिन अब उसकी नजरें हर एक पेड़ और हर एक छायादार जगह पर टिकी थी। उसका दिल हर धड़कन के साथ तेज हो रहा था, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो।
उस रात जब अजय फिर से अपने ट्रक के साथ उस भयानक रास्ते से गुजर रहा था तो उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई चल रहा है। न कदमों की आवाजें थीं, न कोई सांसों की हलचल। फिर भी हर बार जब वह पीछे मुड़कर देखता, वहां बस अंधेरा ही अंधेरा था। आसपास की पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं, मानो कोई छुपा हुआ शख्स उनका साया बनाकर उसका पीछा कर रहा हो। अचानक ट्रक के पीछे से एक तेज ठंडक की लहर उसके शरीर में दौड़ गई, जैसे हवा में कोई नजर न आने वाला कोई शख्स उसके पास आ गया हो। अजय ने दिमाग लगाकर सोचा, यह सब डर नहीं, कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा। उसने अपनी नजरें सड़क के किनारे झाड़ियों पर टिकाई। ही एक झुरमुट में धुंधली सी परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। परछाई के पास पहुंचते ही अचानक उसकी हंसी गूंज उठी, एक ठंडी भयावह हंसी जो उसकी रूह तक हिला देने वाली थी। अजय ने जोर से गाड़ी का हॉर्न बजाया, जैसे अपनी हिम्मत को जुटा रहा हो, लेकिन उस आवाज के साथ हवा में कोई हलचल नहीं हुई। उसकी सांसें तेज हो गई और वह जानता था कि यह रात कुछ अलग ही है। यह रात उसकी आखिरी परीक्षा होने वाली थी। अजय अगले दिन सुबह गांव के बुजुर्ग से मिला जो सबसे पुरानी कहानियां जानता था। बुजुर्ग ने एक ऐसी घटना सुनाई जिसने अजय की रूह कांप। करीब 15 साल पहले उसी रास्ते पर एक रात एक ट्रक पलट गया था। उस ट्रक पर सामान नहीं बल्कि कुछ लोगों का एक समूह था। वे लोग किसी रहस्य में काम से जा रहे थे। अचानक ट्रक के पलटते ही सब गायब हो गए, कभी कोई नहीं मिला। बुजुर्ग ने कहा, उस रात से वो आत्माएं रास्ते पर भटकती हैं और जो भी उनके रास्ते में आता है उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अजय को अब समझ में आ रहा था कि वह जो देख रहा है वह केवल एक घटना नहीं बल्कि एक श्राप था जो उस जगह पर गिर चुका था। रात फिर आई और अजय अपनी ट्रक में बैठा। जानता था कि अब आगे का रास्ता और भी खतरनाक है। गांव के बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर वह रास्ता पार करता है तो उसे अपने होश संभालने होंगे। रास्ते पर ठंडी हवा और पेड़ों की खड़खड़ाहटें पहले से भी ज्यादा तेज थीं। अचानक ट्रक की बत्ती बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अजय ने मन ही मन प्रार्थना की। अचानक उसकी आंखों के सामने एक साया आया, महिला की वही लाल आंखों वाली परछाई जो उसे लगातार डरा रही थी। वह धीरे धीरे ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई। अजय ने अपनी हिम्मत जुटाई और ट्रक का इंजन तेज कर दिया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा वह परछाई हवा में घुलने लगी, लेकिन एक आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, यहां से लौट जा, नहीं तो यह रास्ता तेरी कब्र बनेगा। अजय ने दिल थाम कर ट्रक आगे बढ़ाया। जैसे जैसे वो उस काला जंगल पार कर रहा था उसे महसूस हुआ कि अब डर के पीछे छिपा सच सामने आ रहा है। अचानक ट्रक के सामने वही पलटा हुआ ट्रक दिखा जिसकी वजह से सब गायब हो गए थे, पर इस बार वो ट्रक जिंदा लग रहा था और उसकी हवा में भटकती आवाजें गूंज रही थीं। अजय ने डरा हुआ ट्रक छोड़ा और तेजी से अपनी ट्रक को मोड़कर गांव की तरफ भागा, लेकिन तभी वह आवाज फिर से आई, यहां से भागना मुमकिन नहीं, तू भी हमारे बीच आ चुका है। पर अजय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी आत्मा को मजबूत किया और भटकती आत्माओं से लड़ने का फैसला किया। उसने अपने ट्रक की बत्ती जलाकर तेज आवाज में हॉर्न बजाया, जैसे अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहा हो। अचानक चारों तरफ से सन्नाटा छा गया और वह आवाज बंद हो गई। सुबह की पहली किरणों के साथ अजय ने महसूस किया कि शायद वह उस श्राप से बच गया है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसी पलटा हुए ट्रक के आगे उसका अपना ट्रक खड़ा था और उसमें से एक लाल आंखें चमक रही थीं। अजय ने धीरे से कहा, कहानी खत्म नहीं हुई, यह डर मेरे साथ हमेशा रहेगा। गांव की उस संकरी धूल भरी सड़क पर सुबह की पहली किरण धीरे धीरे फैल रही थी। सुरेश, जो एक अकेला ट्रक ड्राइवर था, अपनी पुरानी ट्रक ध्रुव पर बैठा था। उसने आज सुबह अपने छोटे से गांव धनपुर से एक लदाई लेकर निकला था जो कि एकदम दूर मझधार में बसे शहर शिवगंज जाना था। सुरेश सालों से ट्रक चलाता था, लेकिन आज की सुबह में कुछ अजीब सा था। ट्रक के इंजन की आवाज जैसे पहले से भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। आसपास जंगलों की घनी छाया, रास्ते के किनारे सूखे पेड़ों की टहनियां जैसे किसी के साए की तरह हिल रही थी। रास्ता तंग था, दोनों ओर गड्ढे और धूल का गुब्बार उठ रहा था। एकाएक रास्ते के बीचों बीच
एक बूढ़ा कुत्ता गिर पड़ा और अचानक उसकी आंखें लाल रंग की चमकने लगी। सुरेश ने ब्रेक मारा। ट्रक रुका, पर कुत्ते ने एक भयानक आवाज निकाली, जैसे कहीं से कोई बुरी आत्मा उससे बोल रही हो। अरे बाबा, ये क्या हो रहा है? सुरेश ने खुद से कहा, लेकिन उसके दिल में डर की हलचल बढ़ गई। ट्रक के पीछे से एक धुंधली परछाई धीरे धीरे आ रही थी, जिसकी कोई परिभाषा नहीं थी। हवा के झोंकों में अचानक से आवाजें गूंजने लगी, किसी के रोने और किसी के गाने जैसी आवाजें। सुरेश ने सोचा, मुझे इस रास्ते से जल्दी निकलना होगा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसका ट्रक किसी अदृश्य ताकत से लड़ता हुआ लगता था। गियर बदलते समय ट्रक की चक्की जैसे फंसने लगी। जंगल की सीमा पर पहुंचे तो उसने देखा, सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी। झोपड़ी के पास एक महिला खड़ी थी। सफेद साड़ी पहने पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसकी आंखें सुनी और खाली थीं। मालिक, रुक जाओ, उसकी आवाज फुसफुसाते हुए हवा में घुल गई। सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ट्रक स्टार्ट किया और झोपड़ी से दूर भागा, पर उस महिला की परछाई उसके साथ साथ चलती रही। आगे का रास्ता और भी अजीब होता जा रहा था। अब सुरेश के सामने था एक भयानक और खौफनाक सच, जो उसे इस सफर में कहीं खो जाने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी। सुरेश ने सोचा था कि झोपड़ी से दूर निकलकर अब रास्ता आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगल और भी घना होता गया। ट्रक की हेडलाइटें पेड़ों की शाखाओं से टकराकर फूट फूट कर बिखर रही थी। कुछ किलोमीटर दूर रास्ते के किनारे एक अधेड़ उम्र आदमी खड़ा था। उसका चेहरा धूल और पसीने से सना हुआ था और उसकी आंखों में एक गहरी थकान थी। सुरेश ने ट्रक रोका और नीचे उतरा। भैया, आप यहां अकेले क्यों खड़े हो? यह रात तो खतरनाक है, सुरेश ने पूछा। आदमी ने धीमे से कहा, मेरा नाम राजन है। मेरा एक दोस्त दीपक इसी रास्ते में गायब हो गया था। मैं उसे ढूंढ रहा हूं। अगर आप भी इसी रास्ते से जा रहे हो तो सावधान रहना, इस जंगल में कुछ ठीक नहीं है। सुरेश ने सोचा, दोस्त खो जाना, यह जगह तो सच में कोई अंधेरा छुपाए बैठी है। राजन ने अपने हाथ से एक फटा पुराना कागज निकाला, जिस पर कुछ शब्द धुंधले होकर दिख रहे थे। कागज पर लिखा था, जो भी इस जंगल में अकेला चलेगा उसका रास्ता खो जाएगा। देखना, छुपी आंखें तुम्हें हमेशा देख रही हैं। सुरेश ने उस कागज को अपनी जेब में रखा। तभी दूर से एक खनकार जैसी आवाज आई। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। शायद यह जंगल हमें अपना अगला शिकार बनाने जा रहा है, राजन ने गंभीर होकर कहा। सुरेश ने ट्रक के अंदर बैठते हुए सोचा कि इस रात का सफर उसकी जिंदगी बदल सकता है। रात के अंधेरे ने जैसे सारे आसपास की चीजों को निगल लिया था। ट्रक की हेडलाइट से बाहर दिख रहे पेड़ अब डरावने साए बन चुके थे। सुरेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। राजन के साथ चलना अब मजबूरी था, क्योंकि अकेले तो यहां रहना असंभव लग रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा में एक अजीब ठंडक फैल गई। अचानक ट्रक के रेडियो से अचानक से कोई आवाज आई, कोई धीमी घबराई हुई जैसे मदद मांग रही हो। सुरेश ने रेडियो के चैनल बदले, लेकिन आवाज वही थी, बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मदद मदद, छोड़ो मुझे छोड़ो। राजन ने चेहरे पर सन्नाटा लिखा। यह आवाज उस जगह से आती है जहां दीपक गायब हुआ था। दोनों ने ट्रक रोका। बाहर निकलते ही अचानक से कुछ कड़कती हुई आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई पेड़ों के बीच में तेजी से चलता हो। पर जब दोनों ने देखा तो वहां कुछ नहीं था। सुरेश ने डरते हुए कहा, यह जंगल हमें तो पकड़ ही लेगा, हमें जल्दी निकलना होगा। लेकिन तभी ट्रक के पीछे अचानक एक धुंधली परछाई उभरी, पहले से ज्यादा तेज और भयावह। वह बिना कोई आवाज किए जैसे किसी को घूर रही हो। राजन ने कांपते हुए कहा, इस जंगल की स्याही में कई राज छुपे हैं जिनसे कोई वापस नहीं लौटा। और तभी दूर से अचानक किसी ने जोर से चिल्लाया, एक ऐसी आवाज जो सुरेश के रोंगटे खड़े कर दे। रात की ठंडी हवाओं ने जैसे जंगल को और भी खौफनाक बना दिया था। सुरेश और राजन ट्रक छोड़कर पैदल चलने लगे, क्योंकि रास्ता और भी खराब हो गया था। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि रास्ते के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था, जिसकी दीवारें झुर्रियों और दरारों से भर गई थीं। मंदिर के ऊपर घने पेड़ों की टहनियां ऐसे लटक रही थीं जैसे वे किसी बड़े अंधकार को छुपा रही हों। राजन ने धीरे से कहा,
यह वही मंदिर है जहां से पिछले कई सालों से कोई भी वापस नहीं आया। कहा जाता है कि यहां कोई अधूरी दुआ फंसी हुई है। सुरेश की सांस अटक गई, पर मजबूर था। दोनों मंदिर के अंदर गए। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि अपने हाथ तक नजर नहीं आ रहे थे। तभी मंदिर के कोने से धीमी आवाज आई। कोई फुसफुसा रहा था, मदद करो, मेरी आत्मा आजाद करो। सुरेश ने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक एक करके मंदिर के अंदर की दीवारों पर झाड़ियां जलाने लगा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राजन ने घबरा कर कहा, यह कोई आम जगह नहीं है, यह किसी पुरानी आत्मा का घर है। हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। लेकिन मंदिर के अंदर एक कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर कुछ संख्या और अक्षर लिखे थे। राजन ने कहा, यह शायद कोई संकेत है जो हमें आगे की राह दिखाएगा। सुरेश ने कागज को संभाला, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई नजरें उन दोनों पर टिकी हो। सुरेश और राजन मंदिर से बाहर निकले तो आसमान में बादल छाने लगे थे। दोनों ने ट्रक की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन रास्ते में अचानक सुरेश का मोबाइल बजा। उसने कांपती आवाज में फोन उठाया, लेकिन आवाज पहचानना मुश्किल था। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो उस झोपड़ी के पास वापस आओ। फोन कटते ही दोनों के होश उड़ गए। सुरेश ने राजन से कहा, लता है, यह रात हमें यहां से जाने नहीं देगी। कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। ट्रक तक पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि ट्रक के पीछे की चक्की में खरोंचे थी, जो पहले वहां नहीं थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत ने उसे छुआ हो। राजन ने डरते हुए कहा, यह सब हमारे ऊपर निगाह रखे हुए हैं, हमें सतर्क रहना होगा। तभी पास की झोपड़ी की तरफ से हल्की रोशनी झलकती नजर आई। सुरेश ने कहा, चलो उस झोपड़ी के पास चलते हैं, शायद सच सामने आए। जैसे ही वे झोपड़ी के करीब पहुंचे, सुरेश को अपनी यादों में कुछ धुंधली परछाइयां दिखने लगी, कुछ भुलाए हुए चेहरे, बातें जो वह भूल चुका था। राजन ने फुसफुसाया, इस जंगल में हर चीज की एक कहानी है और हर कहानी में कुछ छुपा होता है। सुरेश ने ठान लिया कि इस बार सच को चाहे जो हो वह सामने लाना है। झोपड़ी के करीब पहुंचते ही दोनों ने महसूस किया कि हवा अचानक और ठंडी हो गई है। आसपास का सन्नाटा ऐसा था मानो कोई भी सांस लेना भी भूल गया हो। झोपड़ी की लकड़ी के दरवाजे पर कई गहरे खरोच के निशान थे, जैसे कोई बार बार दरवाजा खटखटा रहा हो। सुरेश ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर से एक पुरानी जली हुई मोमबत्ती की बो आ रही थी। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। झोपड़ी के अंदर कुछ फटे हुए कपड़े और एक टूटा हुआ फोटो फ्रेम पड़ा था, जिस पर एक आदमी और औरत की तस्वीर थी। दोनों के चेहरे धुंधले हो चुके थे। तभी किसी ने अचानक पीछे से फुसफुसाई, तुम यहां क्यों आए हो? दोनों ने जोर से मुंह खोलने की कोशिश की, पर आवाज अचानक गुम हो गई। राजन ने घबराते हुए कहा, यह जगत सजीव है, यहां कुछ ऐसा है जो हमें बाहर नहीं जाने देगा। तभी झोपड़ी के एक कोने से एक छोटी सी बच्ची की आवाज आई, मदद करो, मुझे छोड़ो। सुरेश ने अपनी जेब से कागज निकाला जो मंदिर में मिला था और जोर से पढ़ने लगा। जैसे ही उसने शब्द पढ़े, झोपड़ी में अजीब सी चमक फैल गई और दोनों को महसूस हुआ कि यह दहशत अब खत्म नहीं होगी। झोपड़ी की दहशत से निकलकर सुरेश और राजन ने सोचा कि अब वापस लौटना ही सही होगा। लेकिन जैसे ही वे ट्रक की ओर बढ़े, उन्हें पता चला कि ट्रक वहां नहीं था। जंगल की घनी काली छाया में कहीं कोई आवाज गूंज रही थी, शायद किसी का हंसी या किसी का दर्दनाक चीख। दोनों ने मन ही मन सोचा कि अब यह जंगल उनके लिए मौत का खेल खेलने वाला है। राजन ने धीरे से कहा, सुरेश, यह जंगल सिर्फ जंगल नहीं, यह किसी रहस्यमय शक्ति का बसेरा है। जो एक बार अंदर गया वो वापस नहीं आ पाया। तभी दूर से एक धुंधली रोशनी दिखी। दोनों ने वह दिशा पकड़ ली। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, वे एक पुरानी कुएं के पास थे। कुएं के ऊपर पुराने जाले लगे थे और चारों ओर एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। सुरेश ने कहा, यहां कुछ तो है जो हमें रोक रहा है, शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है। दोनों ने कुएं के पास जाकर देखा कि कुएं के अंदर कुछ कागज और जड़ी बूटियों के पत्ते बिखरे हुए थे। राजन ने समझाया, यहां किसी ने पुराने जमाने में कोई तंत्र क्रिया की है। यह जंगल उसी का असर है। सुरेश ने गहरी सांस ली। अब हमें इस तंत्र के रहस्य को समझना होगा, वरना यह जंगल हमें कभी जाने नहीं देगा।
कुएं के पास खड़े सुरेश और राजन की आंखों में अब डर कम और हिम्मत ज्यादा थी। उन्होंने तय किया कि अब सच को सामने लाना ही होगा, चाहे जो भी हो। सुरेश ने कागज और जड़ी बूटियों को ध्यान से देखा। राजन ने कहा, यह तंत्र क्रिया किसी को बंधक बनाकर उसकी आत्मा को इस जंगल में फंसा देती है। तभी अचानक कुएं से एक स्याही सी काली छाया निकली, जो धीरे धीरे एक इंसान के आकार में बदलने लगी। वह कोई और नहीं बल्कि दीपक की खोई हुई आत्मा थी, जो उस काले जादू के चक्र से बंधी थी। दीपक ने धीरे से कहा, मुझे आजाद करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुरेश ने साहस जुटाकर कहा, दीपक, हम तुम्हें आजाद कर देंगे, पर तुम्हें भी हमें इस रहस्य से मुक्त करना होगा। दोनों ने उस काले जादू के चक्र को तोड़ने के लिए कागज पर लिखी मंत्रों को जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पढ़े गए, जंगल की दहशत कम होने लगी और काली छाया धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। आखिरकार दीपक की आत्मा मुक्त हुई और वह चुपचाप जंगल में विलीन हो गया। सुरेश और राजन ने एक दूसरे को देखा। सांसें थमी हुई थीं, पर दिल में राहत थी। ट्रक की चाबी अचानक सुरेश की जेब में मिली। दोनों खुशी से ट्रक में बैठे और उस जंगल से बाहर निकलने लगे। इस डरावनी रात ने उन्हें सिखाया कि कभी भी अंधेरे के रहस्यों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेरा नाम विजय है। उम्र होगी कोई 40 के आसपास। बीवी बच्चे गांव में रहते हैं और मैं जिंदगी भर ट्रक चलाता आया हूं। रास्तों की धूल मेरी आंखों में बसती है और गियर की खटखट मेरी आदत बन चुकी है। लेकिन जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो कोई मजाक नहीं है, वो मेरा सच है। ये बात है अक्टूबर महीने की। उस दिन लोडिंग लेट हो गई थी, सो रात को ही निकलना पड़ा। माल लादना था कानपुर से रायपुर। मौसम में अजीब सी गुलाबी ठंड थी और आसमान बिल्कुल साफ। मैंने अपने पुराने भरोसेमंद ट्रक कालीबली को स्टार्ट किया और हाईवे पकड़ लिया। रास्ता वही था जो सालों से चलता आ रहा हूं, लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे सन्नाटा जरा ज्यादा गाढ़ा था। रात के कोई 2:30 होंगे जब मैं पहुंचा भैरव घाटी के पास वाले मोड़ पर। यहां एक पुराना श्मशान है जो हाईवे से बसों मीटर अंदर है। ट्रक वालों के बीच यह इलाका बदनाम है। कोई भी ड्राइवर इस मोड़ पर हॉर्न मारकर नहीं निकलता। कहते हैं यहां कुछ रहता है। मैं भी ज्यादा ध्यान नहीं देता था इन बातों पर, लेकिन उस दिन जैसे कुछ खींच रहा था मुझे, कोई अदृश्य ताकत, कोई परछाई। मोड़ पर पहुंचते ही मेरा ट्रक खुद ब खुद धीमा पड़ने लगा, जैसे किसी ने ब्रेक दबा दिया हो। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, पर ट्रक एक झटके में बंद हो गया। क्या हरामखोर ट्रक है यार, अब यहीं खड़ा होना था। मैंने बड़बड़ाते हुए बोनेट खोला, टॉर्च निकाली और इंजन चेक करने लगा। और तभी झाड़ियों से कुछ आवाज आई, मानो कोई रेंग रहा हो। मैंने पलट कर देखा, अंधेरे में कुछ नहीं दिखा, लेकिन हवा जैसे भारी हो गई थी। सन्नाटा इतना गहरा कि अपने ही दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। कौन है बे? मैंने जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं। मैंने वापस ट्रक की तरफ देखा और टॉर्च वहीं हाथ से छूट गई। ड्राइवर साइड की खिड़की पर कोई बैठा था। मैंने साफ देखा, सफेद साड़ी में कोई औरत बिल्कुल सीधी बैठी। चेहरे पर कोई भाव नहीं और उसकी आंखें सीधी मुझे घूर रही थी। मैं वहीं पत्थर की तरह जम गया, सांस लेना तक भूल गया। और तब उस औरत के होंठ हिले। उसने धीरे से कहा, चला ले ट्रक विजय, लेकिन अगली बार रुकना नहीं। मैं वहीं खड़ा था, सन जड़ जैसे जमीन में गड़ गया हूं। वो औरत ट्रक की खिड़की पर बैठी, बिना पलक झपकाए मुझे देखे जा रही थी। उसकी आंखों में ना डर था ना गुस्सा, बस एक खालीपन था, जैसे वह जिंदा नहीं थी। मेरे पैर कांप रहे थे और हाथ पसीने से भीग चुके थे। फिर अचानक वो खिड़की से उतर गई। मैंने झटपट ट्रक की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था, वो गायब हो चुकी थी। ट्रक के डैशबोर्ड पर एक पुराना सिक्का रखा था। वो सिक्का मैंने पहले कभी नहीं देखा। उस पर कुछ उकेरा हुआ था, संस्कृत जैसी कोई भाषा और एक उखड़ा सा चेहरा। मैंने कुछ सोचे बिना ही ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। एक बार, 2 बार, तीसरी बार में ट्रक चालू हो गया। मैंने झटपट गियर डाला और ट्रक भगाया, जैसे कोई जान बचाकर भाग रहा हो। लेकिन हाईवे पर कुछ तो बदल चुका था। सड़क वही थी, लेकिन
माहौल अजीब सा लग रहा था। तभी मैंने देखा सामने एक और ट्रक खड़ा था, बिल्कुल बीच रास्ते में। मैंने हॉर्न मारा लेकिन कोई हलचल नहीं। जैसे जैसे पास पहुंचा देखा कि उसका गेट खुला था और ड्राइवर सीट खाली। मैंने अपने ट्रक को धीरे से रोका और नीचे उतरा। ट्रक की बॉडी पर कीचड़ के निशान थे और किसी ने उंगली से लिखा था, तूने देख लिया, अब तुझे जाना होगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पीछे देखा, मेरा ट्रक भी वहीं खड़ा था, लेकिन सामने शीशे में वही औरत दिख रही थी जो पिछली बार खिड़की पर बैठी थी, लेकिन अब वो मुस्कुरा रही थी, एक डरावनी मुस्कान, जैसे मौत इंतजार कर रही हो। मैंने तेजी से ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़ा बिना पीछे देखे। लेकिन रास्ते में एक बात लगातार दिमाग में गूंजती रही, उसने मेरा नाम कैसे लिया? मैंने तो उसे कभी नहीं देखा। फिर वो मुझे कैसे जानती थी? और असली झटका तो तब लगा जब अगले दिन खबर मिली कि वो ट्रक जिसे मैंने रास्ते में देखा था, वो ट्रक तो 2 हफ्ते पहले ही एक्सीडेंट में जल चुका था। रायपुर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले ट्रक खड़ा किया और सीधे ढाबे पर गया। बदन थक कर टूट चुका था, लेकिन दिमाग वो तो जैसे अभी भी उसी मोड़ पर अटका हुआ था। चाय वाले बुजुर्ग ने मुझे देखते ही कहा, विजय, आज कुछ बेजोड़ थकान लग रही है तेरे चेहरे पर, सब ठीक तो है? मैं कुछ बोलता उससे पहले ही मेरी नजर फिर उस सिक्के पर पड़ी जो मैंने ट्रक के डैशबोर्ड में रखा था। वो अब हल्के से चलने लगा था, जैसे कोई गर्म सांस उस पर पड़ रही हो। मैंने घबराकर जेब में रखा और चुपचाप ढाबे से बाहर आ गया। उस रात ट्रक में सोने की हिम्मत नहीं हुई। एक सस्ते लॉज में कमरा लिया और जैसे ही बिस्तर पर लेटा, नींद ने मुझे दबोच लिया, लेकिन शांति वहां भी नहीं थी। सपना शुरू हुआ। मैं फिर उसी मोड़ पर खड़ा था। रात वैसी ही काली, हवा सन्नाटे को चीरती हुई बह रही थी। फिर वही औरत सामने आई। इस बार उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। विजय, मेरी मदद कर। उसकी आवाज मानो किसी गहरी गुफा से आ रही थी। खिंचाव इतना जोरदार था कि मैं जागते हुए भी डर गया। झटके से आंख खुली और मैं पसीने में भीगा हुआ था। लेकिन असली डर तब लगा, मेरे हाथ में वही सिक्का था जो मैंने ट्रक में छोड़ा था, वो अब मेरे तकिए के नीचे से निकला। मैंने उसी वक्त तय किया, अब इस राज को समझना पड़ेगा। अगली सुबह मैं पुराने जानकार अरुण भाई के पास गया, जो ट्रक यूनियन में थे और हर पुराने रूट और कस्से की जानकारी रखते थे। मैंने पूछा, भैरव घाटी वाले मोड़ पर पहले कभी कोई बड़ा हादसा हुआ है क्या? अरुण भाई थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीमे से बोले, तू पहली बार उस मोड़ से नहीं गुजरा, लेकिन शायद पहली बार उसे देखा है। किससे? जिसका ट्रक वहीं पलटा था। आज से ठीक 8 साल पहले उसका नाम भी विजय था। तेरे जैसा ही चेहरा मैं सुनकर पत्थर हो गया। अरुण भाई के शब्दों ने जैसे जमीन खींच ली थी मेरे पैरों के नीचे से। तू पहली बार उस मोड़ से नहीं गुजरा, उसका नाम भी विजय था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब? मैं ही विजय हूं, दूसरा कैसे? अरुण भाई ने जेब से एक पुरानी धुंधली सी फोटो निकाली, एक जला हुआ ट्रक और उसके पास एक अंजलि लाश। यह देख, यह है 2017 की तस्वीर। ट्रक नंबर वही था जो तू चला रहा है आज, लेकिन ड्राइवर मर गया था। नाम विजय। मेरा सर चकराने लगा। यह कैसे हो सकता है? मैं कौन हूं फिर? अरुण भाई ने मेरी ओर गहरी नजर से देखा और कहा, सवाल यह नहीं कि तू कौन है, सवाल यह है कि वो कौन है जो तुझे बार बार उस मोड़ पर बुला रही है। मैं पूरी तरह घबरा चुका था। वापस अपने लॉज पहुंचा तो देखा कमरे की लाइट अपने आप जल बुझ रही थी। अंदर घुसा तो दीवार पर किसी ने कीचड़ से लिखा था, जिसे भुला दिया गया वो लौट कर जरूर आता है। मैंने डर के मारे तुरंत पुलिस स्टेशन जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही लॉज से बाहर निकला, सामने एक बूढ़ा आदमी रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर झुर्रियां, आंखें लाल और कपड़े धूल में सने हुए। उसने पूछा, क्या तेरा नाम विजय है? मैंने धीरे से सिर हिलाया। तो सुन बेटा, उस औरत का नाम लता था। तेरे जैसे ही एक ड्राइवर ने उसका कत्ल किया था और उसकी लाश उसी मोड़ के पास दफना दी थी। तभी से वह हर उस आदमी को बुलाती है जो इस नंबर की ट्रक चलाता है। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। RJ 29G2904, यही मेरा ट्रक नंबर था। मैंने ट्रक वहीं छोड़ दिया और अगली सुबह अकेले उसी मोड़ की तरफ निकल पड़ा।
भैरव घाटी रास्ते भर मेरी सांसें तेज थीं। दिल जैसे छाती फाड़ के बाहर आ जाना चाहता था। सड़क सुनसान थी और आसमान पर फिर वही बादलों का साया, मानो वो मोड़ मुझे फिर से निकलना चाहता हो। मैंने ट्रक उसी जगह रोका जहां वो औरत पहले दिखी थी। चारों ओर झाड़ियों का अजीब सन्नाटा था। फिर मैंने उस जगह को ढूंढना शुरू किया जहां वो ट्रक हादसा हुआ था। जंगल की पगडंडी से होते हुए एक सुनसान चट्टान तक पहुंचा। वहां मिट्टी अब भी काली थी और एक कोने में सड़ी गली चूड़ियों के टुकड़े पड़े थे। मैंने झुककर मिट्टी को छुआ और तभी हवा तेज हुई और फिर मेरी आंखों के सामने वो औरत फिर प्रकट हुई। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और पैरों से मिट्टी गिर रही थी। मैं पीछे हटते हुए बोला, तू कौन है? क्या चाहती है मुझसे? उसने पहली बार अपनी भयानक आवाज में जवाब दिया, मैं लता हूं, जिसे मारा गया उसी ट्रक में, और जिस नाम से तू जिंदा है वो नाम मेरा गुनहगार है। लेकिन मैं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने चिल्लाकर कहा। वो रुक गई। उसकी आवाज और भी धीमी और डरावनी हो गई। तू ही नहीं, तेरी पहचान, तेरा ट्रक, तेरे चेहरे तक की शक्ल, सब उसी जैसे हैं। तभी एक झटका सा लगा। मेरी आंखों के सामने वो हादसा दिखने लगा। ट्रक का पलटना, लता की चीखें और विजय का मुंह जलते ट्रक से बाहर झांकता हुआ मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। सच सामने आ रहा था। मैं वहीं विजय हूं, या कम से कम उसी का कोई हिस्सा। मैं जमीन पर बेसुध पड़ा था। आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग में एक के बाद एक तस्वीरें कौंध रही थी। एक टूटा ट्रक और उसके अंदर एक अंजलि लाश, पास में लता का खून से लथपथ चेहरा। तभी किसी ने मेरी आंखों पर पानी डाला। मैं चौंक कर उठा। सामने अरुण भाई थे। तू फिर यहां आ गया? उन्होंने घबराए हुए पूछा। मैंने कहा, भाई मुझे सब याद आ रहा है। लगता है मैं ही था जिसने उसे मारा था। अरुण भाई ने मेरा हाथ पकड़ा। पागल मत बन, तेरा चेहरा उस विजय से मिलता है। बस यह हादसा तेरे आने से पहले हुआ था। तू उस विजय का जुड़वा भाई हो सकता है, या फिर, मैंने बीच में टोका, या फिर मैं वही हूं जो मर चुका है। अचानक ही हवा फिर से भारी हो गई। चारों ओर से कानों में गूंजती एक औरत की चीख सुनाई दी, विजय तुझे वापस आना ही था, अब जा मत पाएगा। मैं और अरुण भाई भागे, लेकिन ट्रक के पास आते ही हमने देखा ट्रक का दरवाजा अपने आप खुला और भीतर बैठी थी वही औरत लता। उसके होंठ फटे हुए, चेहरा राख की तरह स्याह और उसकी एक आंख में सिर्फ अंधेरा था। क्यों मारा मुझे? उसने गूंजती हुई आवाज में कहा। मैं कांपते हुए बोला, मैं नहीं जानता कि मैं विजय हूं या नहीं, लेकिन अगर तू सच जानना चाहती है तो बता क्या हुआ था उस रात। लता चुप हो गई, फिर बोली, क्योंकि तू ही आखिरी चेहरा था जो मैंने मौत से पहले देखा था। लता की आत्मा ट्रक में बैठी थी, लेकिन उसके शब्दों ने ट्रक से भी ज्यादा झटका दिया मुझे। मैंने तुम्हें मारा नहीं, मैंने खुद से कहा। लता बोली, लेकिन तुम जानते हो कि मुझे किसने मारा। मुझे यादें वापस आने लगी। वो रात मैं ट्रक ड्राइवर था, विजय और ट्रक में पीछे बैठी थी लता, जो गांव छोड़कर शहर भागना चाहती थी। हम दोनों को एक दूसरे से लगाव था, लेकिन मैं शादीशुदा था और डरपोक भी। उस रात हम भाग तो रहे थे, लेकिन पीछे पीछे मेरा मालिक और उसके गुंडे लगे हुए थे। मालिक को शक था कि मैं उसके दुश्मन के लिए सामान पहुंचा रहा हूं, और लता उसकी नजर में सिर्फ एक बदचलन औरत थी। हम जैसे ही इस घाटी के पास पहुंचे, गोलियों की आवाज गूंजी। ट्रक पलटा, पेट्रोल लीक हुआ और पीछे से किसी ने आग लगा दी। मैं निकल गया, लता अंदर जिंदा जल गई। मैंने यह सब भूल जाने की कोशिश की थी और भाग आया था इस जगह से, लेकिन ट्रक जलने के बाद भी बच गया और लता भी उस आग में जलकर भूत बन गई। लता की आत्मा बोली, मैं तुझसे बदला लेने नहीं आई, मैं सिर्फ सच उजागर करने आया हूं। क्यों? मैंने पूछा। उसने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती मैं इस ट्रक में बंद रहूंगी और यह ट्रक मौत लेता रहेगा। अब मैं समझ चुका था, मुझे खुद को निर्दोष साबित नहीं करना है, मुझे सच्चाई को दुनिया के सामने लाना है। लेकिन सवाल यह है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो क्या मैं भी मरा हुआ ही हूं? सुबह होने वाली थी, लेकिन घाटी में आज भी रात का अंधेरा छाया हुआ था। ट्रक के बोनट से धुआं उठ रहा था, जैसे वह अब भी जिंदा हो
और किसी नए शिकार की तलाश में हो। मैंने ट्रक की ओर देखा। लता की आत्मा अब शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था, अब क्या करेगा तू? मैंने ट्रक की सीट पर बैठते हुए कहा, अब यह ट्रक फिर नहीं चलेगा, ना किसी की जान लेगा और ना तेरा दर्द बढ़ाएगा। मैंने जैसे पेट्रोल की बोतल निकाली और ट्रक के चारों तरफ छिड़क दी। अरुण भाई चिल्लाए, पागल हो गया है, यह ट्रक तेरा रोजगार है। मैंने कहा, यह ट्रक अब मेरा रोजगार नहीं, मेरी कब्र है। और फिर मैंने माचिस की तीली जलाई। धान्य से आग भड़की, ट्रक जलने लगा और उसके साथ गूंजने लगी लता की चीखें, हंसी और फिर एकदम सन्नाटा। कुछ ही देर में ट्रक राख हो गया। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब मैं होश में आया तो मैं अस्पताल में था। अरुण भाई ने बताया, तेरा ट्रक जल चुका है, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो तू ट्रक में नहीं था। मैंने डरते हुए पूछा, और लता? अरुण भाई चुप रहे, फिर धीरे से बोले, उस ट्रक से एक जली हुई लड़की की हड्डियां मिली हैं। पुलिस ने कहा हादसे में मर गई होगी, लेकिन हम जानते थे वो कोई हादसा नहीं था। एक हफ्ता बीत गया, मैं अब फिर ट्रक नहीं चलाता, लेकिन कभी कभी रात के 2:35 पर जब सड़क सुनसान होती है, मैं देखता हूं एक ट्रक बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरा था पास से गुजरता है और उसकी खिड़की से कोई झांक रहा होता है। ना मैं, ना लता, बल्कि कोई तीसरा, जिसकी कहानी अब शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अब बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। मेरा नाम मोहन है, मैं बिहार का रहने वाला हूं और ये उन दिनों की बात है जब मैं ट्रक चलाया करता था। साल था 2004। मोबाइल फोनों का इतना चलन नहीं था और हाईवे अक्सर सुनसान रहते थे। गया से बंगाल तक माल लेकर जाता था। उस रात मैं बरौनी से निकला था। रोसड़ा के रास्ते होते हुए मुझे सीतामढ़ी की तरफ जाता। ट्रक में सीमेंट की बोरियां थीं। रात के करीब 1 बजे होंगे। मैं अकेला था क्योंकि साथ ही ड्राइवर की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने अकेले ही निकलने का फैसला किया था। पटोरी से आगे बढ़ते ही रास्ता एकदम वीरान हो गया। चारों तरफ सिर्फ खेत, बाग, बगीचे और कभी कभार दूर जलती ट्यूबवेल की आवाज सुनाई देती थी। वो सड़क जिसे लोग कालेश्वरपुर मोड़ कहते हैं, वहां पहुंचते ही मुझे अजीब सी सनसनी होने लगी। मैंने ट्रक की हेडलाइट हाई बीम पर डाली, लेकिन धुंध इतनी ज्यादा थी कि 20 फीट आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही थी। तभी अचानक सामने रास्ते में एक औरत खड़ी दिखी। लाल रंग की साड़ी, लंबे खुले बाल और सिर झुका हुआ। मैं चौंक गया, जोर से ब्रेक मारा। ट्रक थोड़ा घूमकर रुक गया। ओ भाई, हटो साइड में, मैंने खिड़की से चिल्लाया, लेकिन वो हिली भी नहीं। मैंने हॉर्न बजाया, 3 बार कुछ नहीं। फिर मैंने देखा उसका सिर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। औरत की आंखें सीधी मेरी तरफ थीं, लेकिन उनमें आंखें थी ही नहीं, बस काले गड्ढे गहराई में खींच लेने वाले। उसने एक कदम बढ़ाया और अगले ही पल ट्रक की बाईं खिड़की के शीशे पर जोर की थपकी पड़ी। मैं चीखा नहीं, मैं जम सा गया। मेरी सांस थम गई थी, लेकिन जब मैंने दोबारा देखा वहां कोई नहीं था। कसम खुदा की मेरे माथे से पसीना टपक रहा था और ट्रक के अंदर ठंड थी, जैसे मैं बर्फ में बैठा हूं। मैंने ट्रक दोबारा स्टार्ट किया, गियर डाला और निकल पड़ा, लेकिन मेरी नजर शीशे पर गई। पीछे की तरफ ट्रक की छत पर वो बैठी थी। उस रात उस कालेश्वरपुर मोड़ पर जो कुछ देखा उसने मेरी हड्डियां तक जमा दी। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। चौथा गियर डालकर हाईवे पर भागता रहा, लेकिन दिल के अंदर कुछ सरसराता रहा, जैसे कोई गीला सांप मेरे सीने में लिपट गया हो। पीछे की तरफ नजर डालने की हिम्मत नहीं थी। ट्रक के शीशे से उसकी छाया दिख रही थी। छत पर बैठी थी, बाल हवा में उड़ रहे थे, लेकिन ट्रक की स्पीड का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने मुंह में राम नाम लिया, जेब से पत्थर का छोटा सा ताबीज निकाला जो गांव के पुजारी ने दिया था और गले में डाल लिया। मन ही मन बोला, बम बम बोले, हे शिव शंकर बचा लेना। जैसे ही बेहद पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, जहां अक्सर रात में रोशनी रहती है, देखा वहां अंधेरा पसरा है। पूरा पेट्रोल पंप सुनसान, ना कोई गाड़ी ना कोई आदमी। मैंने सोचा रुक जाऊं, पर फिर सोचा अगर
आकर रुक गया और कुछ हुआ। तभी ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। धक से ट्रक एक झटके में रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा और ट्रक की हेडलाइट भी गुल। मैं चुप बैठा रहा, सांस तक नहीं ली। तभी खटाक से ट्रक का दरवाजा खुला। कोई चढ़ रहा था। धीरे धीरे लोहे के स्टेप्स पर पैरों की खटखट। मैंने इधर उधर देखा, हाथ से टॉर्च उठाई, लेकिन वो भी नहीं जली। मोबाइल भी स्विच ऑफ था। पूरा ट्रक जैसे किसी दूसरी दुनिया में चला गया हो। मैंने चुपचाप सीट के नीचे से वो पुराना लोहे का रेंज निकाला जो हर ट्रक ड्राइवर रखता है। दिल जोर से धड़क रहा था और पसीने से कमर तक गीली हो गई थी। और तभी ट्रक की बाईं तरफ से कानों के बिल्कुल पास कोई फुसफुस आया। तू मुझे देख नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे देख रही हूं। मैंने सीधा दरवाजा खोलकर छलांग मार दी। मिट्टी में गिरा, पीठ छिल गई, पर ट्रक से दूर निकल गया। ट्रक के शीशे में देखा, वो वही औरत अब ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। मैं ट्रक से दूर भागा, मिट्टी में गिरा, हाथ में कांटे चुभे, लेकिन जान बचाने के लिए दौड़ता रहा। सामने खेत थे, बड़े बड़े ईख के खेत। मैं वहीं जाकर छुप गया। धड़कनों की आवाज खुद कानों में गूंज रही थी। ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसमें कोई नहीं था। ना हेडलाइट जल रही थी, ना हॉर्न बजा, ना कोई आहट। पर एक चीज बदल गई थी, ट्रक की नंबर प्लेट। हाँ, जो ट्रक मेरा था, यूपी 53Q 2127, अब उस पर लिखा था भूत छ छ छ। मैंने आंखें मली, फिर से देखा, लेकिन अब वो नंबर फिर से वही था, यूपी 5327। मैंने खुद से कहा, मोहन, या तो तू पगला गया है या फिर सच में कुछ उभरी सा आया है। तभी पीछे किसी ने कंधे पर हाथ रखा। मैंने घबराकर पलट कर मारा। रेंज का वार पूरे जोर से, लेकिन सामने एक बूढ़ा आदमी था। सफेद धोती, लाठी और बिन दांतों वाला डरावना चेहरा। वो बोला, पगला गए होगा, भूत से नहीं, यहां कालेश्वरपुर की सड़क से डरना चाहिए, यहां रास्ता नहीं निकल जाता है। मैं हक्का बक्का था। तुम कौन हो बाबा? वो हंसते हो बोला, मैं हूं भोला बाबा। इसी गांव का जो लोग इस रास्ते से ट्रक लेकर गुजरते हैं, उन्हें मैं अक्सर संभाल लेता हूं, लेकिन हर किसी को मौका नहीं मिलता। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या था वो? ट्रक में जो बैठा था। भोला बाबा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तू अब बहुत आगे बढ़ चुका है बेटा। अब वो तुझसे जुड़ गई है, अब वो तेरे ट्रक की ड्राइवर है, तू नहीं। मैं घबरा गया। मतलब? वो पास आकर कान में फुसफुसाया, तेरे ट्रक की पिछली सीट पर एक लाश है, जा देख ले। मैंने कांपते हाथों से ट्रक की पिछली सीट की ओर देखा। टॉर्च तो चल नहीं रही थी। मैंने लाइटर निकाला, जैसे ही जलाया, पीछे कोई बैठा था। औरत थी, पर उसके चेहरे पर मक्खियां थीं और बदबू, जैसे किसी मुर्दे की। मैं वहीं जम गया, जैसे शरीर का हर हिस्सा सुनना पड़ गया हो। पीछे बैठी वो औरत चुप थी, पर उसकी सांसें तेज थीं, बिल्कुल मेरे कान के पास जैसी आवाज। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस बाल लटक रहे थे और लाश की सी बदबू। मैंने हिम्मत करके ट्रक का दरवाजा खोला और चीखते हुए पीछे की तरफ भागा, लेकिन भोला बाबा गायब थे। एकदम साफ खेत, दूर दूर तक कोई नहीं, ना पैरों के निशान, ना लाठी के निशान, जैसे वह कभी थे ही नहीं। मैंने सिर पकड़ा, अब क्या करूं? ट्रक वहीं, पीछे कोई और, सामने वीरान रास्ता। तभी मोबाइल की घंटी बजी। रात 3:13 का समय। स्क्रीन पर नाम था गुड्डू मेरा हेल्पर, जो मुझे रास्ते में छोड़कर गया था। मैंने फौरन कॉल उठाया, गुड्डू कहां है बे तू? देख, कुछ बहुत गड़बड़ हो गया है। गुड्डू की आवाज आई, लेकिन बहुत धीमी, टूटी फूटी, जैसे कोई कुएं से बोल रहा हो। मोहन भैया, गलती हो गई, मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं चौंक गया। क्या, कहां है तू? उधर से बस इतना सुनाई दिया, वो ट्रक में थी, मैं नीचे फेंक दिया गया। कालेश्वरपुर वाले कुएं में मत आओ यहां। और फिर सन्नाटा। मैंने कांपते हाथों से फोन देखा। कॉल अब भी जारी थी, लेकिन अब फोन की स्क्रीन पर नाम बदल चुका था, सुंदरी। मैंने डरते हुए कॉल काटी। इतने में ट्रक के अंदर से फिर से वही आवाज आई। मैंने हिम्मत करके पास जाकर दरवाजा खोला। पीछे कोई नहीं था, पर सीट पर पड़ा था गुड्डू का फोन, टूटा हुआ, खून से सना, और उसके ऊपर एक औरत की चूड़ियां रखी थी। कालेश्वरपुर, यह नाम सुनते ही मेरे सीने में एक अजीब सा डर बैठ गया। मैंने अपने पुराने संपर्कों से पता किया, वो गांव नहीं बल्कि डर का घर था। कालेश्वरपुर के बाहर की सड़कें
टूटी फूटी और रास्ते पर जमीन में उभरे पत्थर। गांव की हकीकत बहुत पुरानी और कुछ छुपी हुई थी। लोग कहते हैं कि वहां के तालाब में रात को कोई डूबता नहीं बल्कि कोई डूबाता है, और जो एक बार तालाब के पास गया उसका पता सालों तक नहीं चलता। मैंने गांव के मुखिया से मिलने की ठानी। उसका नाम था शिव नारायण। उसकी झुर्रियों भरी आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरी हिम्मत को तोड़ रहा था। रघु ने बताया, सुंदरी वो लड़की थी जो इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसे किसी ने जलाया था श्रेयम। एक रात जब वो तालाब के किनारे से घर जा रही थी, उसकी आत्मा अब तालाब में बसती है, और जो भी गांव के बाहर ट्रक लेकर आता है वह उसकी हवेली के पीछे वाली सड़क से गुजरता है। मैंने पूछा, क्या यह सच है कि जो वहां से गुजरता है वह वापस नहीं आता? रघु ने सिर हिलाते हुए कहा, जो वापस आता है वह पहले जैसा नहीं रहता, उसकी आत्मा वहीं रह जाती है। मैंने सोचा यह कहानी तो कहीं से भी हल्की नहीं है, लेकिन असली डर तो तब हुआ जब रघु ने कहा, कल रात एक ट्रक वाला यहां आया था, उसका नाम मोहन था, क्या तू वही है? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, हां वही हूं। रघु ने एक पुरानी लाठी उठाई और बोला, तू अब केवल ट्रक ड्राइवर नहीं रहा मोहन, तू अब इस गांव का हिस्सा है, और यह कहानी तेरे साथ शुरू हुई है। रघु के साथ बातें करते हुए मैं धीरे धीरे उस तालाब के पास पहुंचा। रात का अंधेरा ऐसा था कि जैसे खुद भगवान भी डर रहे हों। तालाब के पानी में कुछ अजीब सा चमक रहा था, जैसे किसी की नजरें पानी के नीचे से मुझे घूर रही हो। मेरे कदम कांप रहे थे पर रुका नहीं। तभी पीछे से एक ठंडी हवा चली और एक साइलेंट सी आवाज सुनाई दी, मत आओ। मैंने पलकें मिचमिचाई और देखा तालाब के किनारे पर कोई छाया हिल रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, सुंदरी क्या तू सच में यहां है? वो छाया धीरे धीरे सामने आई और मेरी रूह कांप गई। सुंदरी पूरी तरह बदली हुई। उसका चेहरा जलने के बाद का निशान साफ था, पर उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अंक ही पीड़ा थी। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं चैन से नहीं जी सकती। जो भी यहां आया उसे मेरी पीड़ा समझनी होगी। मैंने पूछा, तुम्हारा क्या हुआ? कौन तुम्हें जलाया? सुंदरी ने धीरे से बताया, गांव के कुछ लोग मेरी खूबसूरती से जल गए। उन्होंने मुझे तालाब के किनारे जलाया और मेरी आत्मा इस जलती हुई जमीन पर फंसी रही। उसके बोलते ही तालाब की सतह पर हलचल हुई। जल्दी से पानी की एक लहर उठी और मेरे पैरों को छू गई। ठंडे पानी ने मेरी हड्डियां ज्यों ही हिला दी। मैं चिल्लाया पर आवाज निकल नहीं रही थी। सुंदरी ने धीरे कहा, तुम भी इस कड़वे सच का हिस्सा हो मोहन। सुंदरी की आत्मा से सामना करने के बाद से मेरा मन कांप रहा था, लेकिन काम तो करना था। ट्रक में बैठकर जब भी रात होती मुझे लगता कि कोई मेरी पीठ पर सांस ले रहा हो। रात की सन्नाटे में अचानक टायरों के नीचे कुछ हलचल महसूस होती और तेज ठंडी हवा मेरे कानों में फुसफुसाती। तुम्हारे पीछे हूं। गांव में खबरें फैलने लगी थी। मोहन का बदला हुआ चेहरा देखो, वह अकेले नहीं है। रघु ने बताया कि कई ट्रक ड्राइवर जो पिछले साल तालाब के पास से गुजरे थे अब या तो पागल हो गए या गायब। मेरी तबीयत खराब होने लगी। एक दिन जब मैं गांव के ही एक मंदिर में था तो पुजारी ने एक तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा सिर्फ सुंदरी की नहीं बल्कि उसकी पीड़ा के साथ कई और अनसुलझे रहस्य भी हैं। तुम्हें इस गांव की काली परछाई से लड़ना होगा। तांत्रिक ने मुझे एक पोटली दी जिसमें थे तांत्रिक मंत्रों और रक्षा के उपाय। पर याद रखना, उसने चेतावनी दी, असली लड़ाई तो अभी शुरू हो रही है। तब तक मैं खुद को पूरी तरह बदलता हुआ महसूस कर रहा था। सपनों में सुंदरी के जलते चेहरे को बार बार देखना और तालाब से आती हुई चीखें मुझे झोरती थी। मेरे और गांव के बीच की खाई अब और गहरी होती जा रही थी। मुझे पता था यह लड़ाई बस एक शुरुआत है और असली खतरा भी सामने आना बाकी है। मोहन के मन में अब सवालों की झड़ी लगी थी। सुंदरी की आत्मा, तालाब का रहस्य और वह काला साया जो हर रात उसे घूरता था। गांव के लोग भी बेचैन हो गए थे। कहते थे मोहन के पीछे कुछ भयंकर ताकत है जो सबको अपनी चपेट में ले रही है। एक रात जब मैं अपने ट्रक के पास खड़ा था तो अचानक गहरी आवाज में फुसफुसाहट हुई, तुम भाग नहीं सकते। मैंने चारों तरफ देखा पर कुछ नहीं था। तभी तालाब की ओर से एक ठंडी हवा का झोंका आया।
जिसमें जलती हुई सुंदरी की परछाई नजर आई। वो मुझसे बोली, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो उस पुराने मंदिर जाओ जहां मेरी आत्मा को बंद किया गया था। मैं कांपता हुआ मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के अंदर घुसते ही मैं बुरी तरह डर गया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, जलती हुई मोमबत्तियां और हवा में गहरा सड़ा हुआ गंध। वहां एक पुराना तांत्रिक मिला जिसने मुझे बताया सुंदरी की आत्मा को इस मंदिर में बंद किया गया था, लेकिन तालाब के पानी ने उसकी शक्ति वापस जगा दी। तांत्रिक ने कहा, मोहन, तुम्हें अब यह तय करना होगा, क्या तुम इस आत्मा को मुक्ति देना चाहते हो या खुद को इस अंधेरे में खो देना। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं सच जानना चाहता हूं, चाहे जो भी हो। मैं इस भूतिया कहानी का अंत देखूंगा। मंदिर के बाहर तालाब की ओर देखते हुए मैंने खुद को तैयार किया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली जंग तो अभी शुरू हो रही थी। स्टोन्स, यह थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अंधेरे से सावधान रहिए।